नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष की कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुमनाम हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकार के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करेंगे और इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करते रहेंगे। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर बात आज होना बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना एक अलग तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं या फिर कर रहे हैं, जिससे कि उस समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है आज के मुद्दे को लेकर बात करने के लिए, तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज के कार्यक्रम में आज का जो मुद्दा है ऑपरेशन लोटस, क्योंकि ऑपरेशन लोटस का जिक्र जो है पिछले कई दिनों से हमारे सामने आ रहा है और इस नए शब्द का जिक्र विपक्षी दल जो है वो लगातार करता आ रहा है। विपक्षी खेमे का यह भी आरोप है कि लगातार जो सत्तासीन पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है पार्टी है वो लगातार ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकारों को टारगेट कर रही है और उनको गिरा रही है। ऑपरेशन लोटस जो बीते कुछ सालों से सियासी गलियारों में काफी घमासान इस शब्द ने मचाया हुआ है और जिसे लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। ऑपरेशन लोटस बीजेपी का एक अचूक फॉर्मूला है जो सत्ता से दूरी को मिटा देता है, चाहे राह में कोई भी क्यों ना हो। आमतौर पर सत्ता परिवर्तन की खबरें बढ़ने लगी हैं, बिना चुनाव सरकारें बदल जाती हैं और जो है सुर्खियों में रहता है ऑपरेशन लोटस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ऑपरेशन लोटस है क्या? साल 2004 में ऑपरेशन लोटस चर्चा में आया था और उस दौरान बीजेपी ने कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार गिराने की भरपूर कोशिश की थी और इसको देख विपक्ष ने ही इसे ऑपरेशन लोटस नाम दिया था। लेकिन साल 2008 में ऑपरेशन लोटस पहली बार कामयाब हुआ जब बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई और बताया जाता है कि किसी भी राज्य में बीजेपी अगर सत्ता से दूर है तो अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी इस ऑपरेशन के तहत दो तरह के प्लान पर काम करती है। पहला, विपक्षी पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में करके सरकार बनाने की कोशिश और दूसरा, छोटे दल और निर्दलियों को अपनी ओर करके सरकार बना लेना। कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी बिना चुनाव जीते सत्ता की कुर्सी पर बैठी। विपक्ष बीजेपी पर खरीद फरोख्त का संगीन आरोप भी लगाता रहा है, तो वहीं बीजेपी इन आरोपों को नकारती भी रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। गोवा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल हुआ और वहां के 8 विधायक जो है वो बीजेपी के पाले में चले गए। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस तोड़ो अभियान को अंजाम दिया। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हुए और जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जैसे बड़े नेता का भी नाम शामिल है। यह पहला किस्सा नहीं है जब विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता बीजेपी के साथ गए हों। हम आपको बता दें कि कब और कहां बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है और यह ऑपरेशन कितना कारगर पिछले दिनों देखा गया है। साल 2016 में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल रहा जब कांग्रेस के 42 विधायक बागी हो गए थे। अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन कर बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन पार्टी के अंदर फूट पड़ गई और सभी 42 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल बना ली, जिसका बीजेपी में विलय हो गया। इसके बाद यहां बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और पेमा खांडू मुख्यमंत्री बन गए। साल 2017 में गोवा में बगावत ने बीजेपी का खेल बना दिया और राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से तो दूर रही, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरी।
यहां पे भी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के 15 में से 10 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2/3 से ज्यादा विधायक होने के चलते प्रदेश में दल बदल कानून भी नहीं लग सका और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। साल 2017 में मणिपुर में भी बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस चलाया और मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी के पास उस समय केवल 21 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास 28 सीटें थीं। बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी और नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 विधायकों ने उनको समर्थन दिया। बीजेपी को नागा पीपल्स फ्रंट के 4 विधायकों, लोजपा के 1 विधायक ने समर्थन दिया और इस तरह से बीजेपी ने मणिपुर में भी सरकार बनाने का दावा पेश किया। मणिपुर में एन वीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया और बाद में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मणिपुर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हैरानी की बात यह रही कि बीजेपी को समर्थन देने वालों में एक कांग्रेस का विधायक भी शामिल रहा था और ऑपरेशन लोटस को कामयाबी इसके चलते मिली थी। यहां जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों ने ही बीजेपी की सरकार बना दी थी। जब राज्य में चुनाव हुए थे तो उस दौरान बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता से वो दूर रह गई थी और उन चुनाव में पहले तो कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली, लेकिन 1 साल बाद ही कर्नाटक में सत्ता पलट गई और ऑपरेशन लोटस ने अपना कमाल कर दिया। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के 8 विधायकों ने एक साथ राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। एचडी कुमारस्वामी की सरकार सत्ता से हट गई थी और फिर बागी विधायकों ने बीजेपी से उपचुनाव लड़ा और कर्नाटक में कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 434 दिन चली जेडीएस कांग्रेस सरकार को गिराकर वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और सत्ता की कमान बीएस येदियुरप्पा ने संभाली। तो कहने का मतलब एक ये है कि जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि बीजेपी जिस तरीके से आज सत्ता पर कई राज्यों पे काबिज कर चुकी है और लगातार वो हमको मिटाना चाहती है, मिटाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। हथकंडे क्या मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष की तरफ से ये बात कही जाती है कि हथकंडों में एक वर्ग है जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन लोटस और उसके नीचे कई तरह के हथकंडे हैं जिनका दुरुपयोग करके जो है भारतीय जनता पार्टी वो अन्य राज्यों में सरकार बनाने का काम कर रही है। उन हथकंडों का जिक्र करते हुए भी कुछ नेता सुने गए। उसमें उन्होंने जो हाल ही के दिनों में कुछ दिनों में अगर हम बात करते हैं जांच एजेंसियों की, तो कुछ घटनाएं जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हुई। चाहे वो पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र कर लें, चाहे वो हम आम आदमी पार्टी सरकार में नई शराब नीति को लेकर चल रहे छापों की बात कर लें, चाहे हमने झारखंड में कुछ दिनों पहले देखा था जब हेमंत सोरेन के सरकार के लिए किस तरीके से विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया था, या हमने गोवा में देखा कि किस तरीके से विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन ना थाम ले तो उनको शपथ तक दिलाई गई थी कि आप जो है पार्टी की सदस्य शपथ खाइए कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। लेकिन वो तमाम दावे, वो तमाम दीवारें विपक्ष के उन नेताओं को रोकने के सामने बौनी साबित हुई, जहां पर वो लोग उन दीवारों को फांद कर बीजेपी के खेमे में चले गए और लगातार ये आरोप लगता रहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस के तहत जांच एजेंसियां जो है वो मनमाने तरीके का मतलब बीजेपी जिसको निशाना बनाना चाहती है, जांच एजेंसियां उसके खिलाफ काम कर रही हैं और लगातार ये आरोप जो है वो देखा भी गया। महाराष्ट्र की घटना का भी हम जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि जून में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी और वहां पर फिर से एक नया राजनीति का दृश्य सभी के सामने आया, जिसमें शिंदे गुट और फिर बीजेपी गुट ने मिलकर सरकार बना ली और आज महाराष्ट्र की मुखिया के तौर पर शिंदे गुट की पहचान की जा रही है। मामला यही नहीं थमा, मामला उद्धव सरकार क्या, जिस सरकार को बाल ठाकरे ने अपने खून पसीने से सींचा था और जिस तरीके से मजबूती के साथ में महाराष्ट्र में शिवसेना की मौजूदगी मानी जाती है क्योंकि वहां की वो प्रादेशिक पार्टी है और लगातार शिवसेना जो है महाराष्ट्र में जीतती आई है
और जीतने के मतलब में बीजेपी के सरकार, बीजेपी के साथ में बीजेपी के विचारधाराओं के साथ पिछले कुछ सालों में उन्होंने सरकार भी चलाई। हालांकि इस बार ये बीजेपी का साथ नहीं मिला और वहां पर महाविकास अघाड़ी का साथ मिला, जिसमें शरद पवार भी शामिल थे, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और जिसमें शिवसेना भी शामिल थी और अगुवाई कर रहे थे उद्धव ठाकरे। लेकिन वो भी जो है पूरे 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए और बीच में ही जो दृश्य सभी के सामने था वो अपने आप में उसकी स्थिति भी स्पष्ट होती गई धीरे धीरे कि किस तरीके से सरकार को बिखेर दिया गया। यहां पर भी इस शब्द का जिक्र हुआ, ऑपरेशन लोटस का। यहां पर भी ये बात आई कि जांच एजेंसियों ने गलत काम किया है। बात यहां तक की गई कि संजय राउत को जो है जांच में फंसाया गया, ऐसा आरोप लगाया गया उद्धव सरकार की तरफ से और कहा गया कि इनको जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा गया है। अनिल देशमुख की भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी इस समय जेल में बंद है। लगातार जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदल रहा है और जिस तरीके से विपक्षी खेमा ये कहता है, चाहे वो शिवसेना की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे ममता दीदी की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार का भी हम जिक्र करेंगे अभी आने वाले जैसे जैसे बढ़ेंगे उस हिसाब से बिहार का भी जिक्र करेंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार का खेमा जो है वो बिखरने से बचा, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है और उन्होंने आरजेडी के साथ में गठबंधन कर दिया। उनका भी यही कहना है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया जा रहा है, विधायकों को जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है, अगर वो टूट जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उनकी खरीद फरोख्त की भी बात कही जा रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित हुए थे। तब बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और इस गठबंधन को बहुमत मिला था। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन बीजेपी शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर पेंच फंस गया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद शिवसेना ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा की, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था। लेकिन इसके एक दिन बाद नाटकीय घटनाक्रम के बीच 23 नवंबर 2019 को ही सीएम के रूप में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। इस दौरान बीजेपी का दावा था कि उनको एनसीपी का सहयोग है और यहां तक कि फडणवीस के साथ अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। तो पूरी तरीके से एक नाटकीय घटनाक्रम से महाराष्ट्र की राजनीति की शुरुआत हमने होती हुई देखी और यहां पर भी जो है देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन आगे जाकर उन्होंने कहा कि एनसीपी का हमें समर्थन है और हम सरकार बनाएंगे। अगर उद्धव सरकार हमारे साथ नहीं चल सकती है तो एनसीपी के साथ हम मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट, उनका ये जो जल्दबाजी कहना होगा, ये कह सकते हैं उतावलापन होगा, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला और उद्धव सरकार जो है एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार को बनाती है और कमान संभालते हैं उद्धव ठाकरे। वहीं अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, आपको भी याद होगा कि इसी साल जून महीने में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और जुलाई महीने में बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सरकार वहां बना ली। जून महीने में एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ सूरत रवाना हो गए थे, जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं लगी। सूरत के बाद शिंदे असम के गुवाहाटी के होटल में चले गए, जहां उनका कुनबा बढ़ता रहा। लगातार एक के बाद एक विधायक जो है वो वहां पहुंचता रहा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा और शिवसेना गुट से अलग हुए शिंदे गुट को मजबूती प्रदान करता रहा। ये विश्वासघात ही था और उद्धव को समर्थन दे रहे शिवसेना के विधायक शिंदे गुट में शामिल होते रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पता चल गया था कि उनके साथ बहुमत नहीं है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। उस दौरान एकनाथ शिंदे के समर्थन में शिवसेना के 45 विधायक थे, जिनमें कुछ निर्दलीय भी थे। तो ये थे वो सभी राज्य जहां पर ऑपरेशन लोटस का नाम का जिक्र किया गया और सबसे जल्दी और ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में हमने देखा।
लगातार जिस तरीके से उठापटक चल रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, जहां पर बीजेपी अल्पमत में रह जाती है, वहां पर भी जो है इस ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा है कि लोटस के तहत जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी है उसको खरीदने की कोशिश की जाती है। विपक्षी दल जो हैं वो लगातार बड़े बड़े रकम के आंकड़े गिनाते हैं। वो कहते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए में हमारे विधायक को खरीदने की डील रखी गई। हालांकि साक्ष्य का भी कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि इस तरह का फिलहाल तो हमारे द्वारा कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जाता है, लेकिन यदि कोई पार्टी से कोई विधायक आना चाहता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहता है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्षी सरकार जो है वो ऑपरेशन लोटस के नाम से जो है हमें गुमराह कर रही है, हमें बदनाम कर रही है। हमें वो दिन भी याद आ रहा है 2020 का, 20 मार्च 2020 का, जब मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो गया था। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया था और काफी समय से चल रही अटकलों को विराम लगाते हुए राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि उनकी पार्टी छोड़ने की वजह अंदरूनी कलह बताई जा रही थी। बताया यह जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। जबकि उनके साथ उनके समर्थक 22 विधायकों ने भी अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो गए, साथ में अपने 22 जो विधायक थे उनके समर्थन को भी अपने साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ वो जुड़ गए थे जाके, जिसके चलते कमलनाथ सरकार अल्पमत में आई और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। बात तो यहां तक आई थी सियासी गलियारों में कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस के वफादार सिपाही माने जाते थे, कांग्रेस की पृष्ठभूमि से उनका पहले का भी इतिहास जो है जोड़ के देखा जाता है और कहा जाता है कि वो कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर अपनी पैठ रखते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत जो है कुछ ऐसा ताना बाना बुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के वफादार सिपाही का टैग हटाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडे के नीचे अपनी सरजमी, अपनी राजनीति को विस्तार करने की योजना बना डाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की, जिससे मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस कामयाब माना गया और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और शिवराज सिंह एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। एक लंबा समय था, 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। अपने आप जो राजनीतिक पार्टी जनता के बीच में विश्वास धीरे धीरे बढ़ाती है, उस समय को जोड़कर अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 15 साल के उन जनमत को उसने हासिल करने में लगा दिए जब कमलनाथ सरकार बनी। और एक झटके में वो 15 साल की मेहनत, वो 15 साल के द्वारा किए गए लोगों से वादे वो जमींदोज हो गए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ में 22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बात तो ये भी थी कि सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पार्टी खेमे को छोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, यहां जिक्र इस बात का करना जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो उसके दो मजबूत युवा सिपाहियों के तौर पर, मजबूत राजनेताओं की तौर पर जो पहचान की जाती थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना था, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने कहा कि मेरे विश्वास को धक्का लगा है, मेरे सम्मान को पार्टी में उसको महत्व नहीं दिया गया, मेरे सम्मान को छोटा किया गया, इससे मैं आहत हूं। जब भी कोई भी, ये उनके शब्द हैं, जब उन्होंने कहा था कि जब कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलता है, उसके झंडे को उठाकर, उसकी नीतियों को उठाकर, उसकी आवाज को उठाकर लोगों के बीच में जाता है और अपनी बात रखता है, मजबूती के साथ में रखता है और जनता को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करता है, और उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जब वो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देता है। तो ये जिक्र उन्होंने किया था इस्तीफा देने के बाद में और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से पहले। हालांकि इसमें नाम सचिन पायलट का भी जोड़ा गया था कि सचिन पायलट भी जो है वो जुड़ सकते हैं
और भारतीय जनता पार्टी में उनको भी एक महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखा। लेकिन वर्तमान की राजनीति में अगर देखें तो आगे चलकर जिस तरीके से कांग्रेस की यथास्थिति बनती हुई चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस का अंदरूनी कलह जो है अब वो जग जाहिर होता जा रहा है, निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि आगे चलकर वो दिन दूर नहीं हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान में सीएम पद की कुर्सी नहीं मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घूम फिर के हम फिर उसी से बात में आएंगे कि ऑपरेशन लोटस के तहत मध्य प्रदेश की सरकार का हमने खंडन होते हुए देखा। मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरते हुए देखा, और महाराष्ट्र की राजनीति की जीवंत उदाहरण की हमने बात की, जिसमें जून में जिस तरीके से शिंदे गुट अलग हुआ और उद्धव सरकार जो है वो गिर गई। अब तो उसके नाम को लेकर भी जो है तकरार जारी है। यहां तक कि दशहरा रैली को भी हमने देखा किस तरह से उसको लेकर भी कोर्ट का फैसला आया, और क्या कुछ दृश्य लोगों के सामने बने वो सभी ने देखे। तो लगातार दो जगह ऑपरेशन लोटस होता हुआ सफल दिखा, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार का नाम लिया गया, महाराष्ट्र का लिया, अब तीसरा नाम जुड़ता है उसमें झारखंड का। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो कयास ये लग रहा था कि एनडीए और जेएमएम के बीच दोस्ती के एक नए रिश्ते की शुरुआत देखी गई थी, और यह रिश्ता अगर आगे बढ़ा तो जेएमएम के साथ कांग्रेस की साझेदारी पर संकट खड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले एक तस्वीर मीडिया में साझा हुई थी जिसमें हेमंत सोरेन अमित शाह से मुलाकात करते हुए देखे गए थे, उसके बाद से सियासी गलियारों में इस बात की जो चर्चा थी वो तेज हो गई थी कि जो हेमंत सोरेन है अब कहीं ना कहीं वो अमित शाह की छत्र छाया में आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के साथ में उसकी मतभेदियां जो है कह सकते हैं गठजोड़ था, उसमें कहीं ना कहीं संकट होता हुआ साफ देखा जा रहा था उस तस्वीर के वायरल होने के बाद। चर्चा थी कि ये झारखंड में ऑपरेशन कमल की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, मतलब कि ऑपरेशन लोटस का ये हिस्सा हो सकता है। ये जो तस्वीर वायरल हो रही थी उनकी, ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा हो सकता है, और गृह मंत्री अमित शाह इसके तहत जो है मुख्यमंत्री से वो मुलाकात कर रहे हैं, और हो सकता है कि हेमंत सोरेन जो है वो जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा उस तस्वीर के बाद। आपको बता दें कि बीजेपी और जेएमएम के बीच झारखंड में पहले भी दोस्ताना रहा है। थोड़ा जिक्र हम पीछे भी करना चाहेंगे। 2009 से 2012 के बीच दोनों दलों के साझेदारी से राज्य में सरकार बनी थी, और इस दौरान एक बार जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और दूसरी बार बीजेपी के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे। मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री हुए थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और के माध्यम से भी एक वरिष्ठ पत्रकार का भी इसमें बीच में लेख का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि आगे चलकर हेमंत सोरेन की जो रणनीति है, जो उसकी सरकार की रणनीति है, वो बदल जाएंगी। जो ये तस्वीर जो आज लोगों के सामने चर्चा का विषय बटोर रही है, इस तस्वीर का कोई भी लेना देना नहीं है, और वैसा वर्तमान में होता हुआ देखा गया। झारखंड में भी भविष्य में सत्ता समीकरण में बदलाव आए तो अचरज नहीं होगा, ये वरिष्ठ पत्रकार का कहना था। उन्होंने कहा अगर कोई भी आगे चल के समीकरण बदल जाए तो इसमें लोगों को अचरज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठी हुई केंद्र सरकार जो है वो हर हाल में बीजेपी के झंडे को हर राज्य में जो है मजबूती के साथ स्थापित करना चाहती है। उसमें यह भी हुआ था कि झारखंड में क्या हेमंत सोरेन की सरकार खंड खंड हो जाएगी ऑपरेशन लोटस के तहत। क्या महाराष्ट्र के बाद अब ऑपरेशन लोटस का अगला मिशन झारखंड है? क्या कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए साम दाम दंड भेद का रास्ता अपना रही है? यह भी जिक्र हुआ था, और ये सवाल इसलिए उठे थे कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस अंजाम दिए जा रहे थे वो निश्चित ही तौर पर अपने आप में अनूठे ढंग से उनको लॉन्च किया जा रहा था, और वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी एक बयान को भी हम सुनवाना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया था।
अभी कल परसों ही आप ही लोगों के चैनलों में किसी चैनल के माध्यम से मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कोई एक स्टोरी देख रहा था कि शाहरुख खान के बेटे को किस तरीके से इतने महीनों के बाद क्लीन चिट मिली। मैं कमोवेश उसी कड़ी को इस ईडी की कार्रवाई के साथ देख रहा हूं। ईडी की कार्रवाई किस संदर्भ में हुई है आप सबको मालूम है। मुझे लगता है कि जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में था भी नहीं, ना एमपी था, ना एमएलए था, ना कुछ था, 2007-8-9 की बात है। उस समय का किसी का 3-4 करोड़ रुपए का घोटाला का संदर्भ है। मैं उस रास्ते से ये झारखंड घुसे हैं और मुझे लगता है ये 20-25 दिन होने जा रहे हैं ये सब चहलकदमी होते हुए। और इतने दिनों में अभी तक ईडी के वेबसाइट पर न सार्वजनिक रूप पर एक भी बातें देश की जनता को नहीं बताई, ना बता पाने में सक्षम हो पाई कि इसमें इन्होंने क्या पाया, क्या प्रगति है, क्या स्थिति है। तो ये है हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मतलब उन्होंने इशारों में बात की। उन्होंने कहा हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें उन्होंने क्या पाया क्या खोया। मतलब भाजपा की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने क्या पाया क्या खोया हम नहीं समझ पा रहे, हम तो यथास्थिति में भैया मजबूत है। झारखंड के उस दृश्य की भी हम बात करना चाहेंगे जो हमारी टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से बसों में विधायकों की कहीं, क्योंकि बाड़ेबंदी का भी चलन बढ़ गया राजनीति में। विपक्ष कहता है कि अगर हमने विधायकों को सजो के नहीं रखेंगे तो इनको खरीद लिया जाएगा, ये बिक जाएंगे। सवाल ये भी उठता है क्या इतने कमजोर हैं ये बिक जाएंगे? लेकिन विपक्ष ये कहता है कि ये बिक जाएंगे, इनको खरीद लिया जाएगा, इनको ईडी का डर दिखाया जाएगा, इनको सीबीआई का डर दिखाया जाएगा, इन्हें एनआईए का डर दिखाया जाएगा और ये हमारा दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये झारखंड का जो पिछला घटनाक्रम था अभी 1-2 महीने पहले, उसको लेकर हमने बात की। वहां पर भी ऑपरेशन लोटस देखने को मिला। बढ़ते हैं बिहार की तरफ में, जहां पर ऑपरेशन लोटस का जिक्र तो जरूर हुआ लेकिन वो सफल नहीं हुआ। विपक्ष का कहना है, विपक्ष का मतलब ये कि कभी वो पक्ष में हुआ करते थे नीतीश कुमार, लेकिन अब वो विपक्ष की भूमिका मतलब भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पाले में बैठ गए जाके। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिहार में सरकार चला रहे थे और अंत में बीच में एक झटका लगा, वो आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया और जो है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बन गए। और जो नीतीश कुमार है वो अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं हम विपक्षी एकता को जोड़ने के लिए कवायद कर रहे हैं। बात करना जरूरी हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन लोटस की हम बात कर रहे हैं। तो बिहार में भी ऑपरेशन लोटस का जिक्र हुआ जब जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन देखा गया। यहां पर नीतीश कुमार का कहना था कि मैं भाग गया था, मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बात को यहीं पर इसी शब्द के साथ में खत्म कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला था, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और आरजेडी से गठबंधन कर लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, यह आरोप लगाया था नीतीश कुमार ने। ये वही नीतीश कुमार है जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को, अभी इससे पहले सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रहे थे और उनको गिनवा रहे थे, लेकिन अब वो सरकार की बुराई करते हुए देखे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतियां स्पष्ट नहीं थी, काम जो मैं कहता था उस तरीके से काम हो नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन जो है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल करना पड़ा और आरजेडी के साथ गठबंधन कर दिया। और अब हम जो है वो आरजेडी के साथ में सरकार बनाए हैं और सरकार के साथ में लोगों की जरूरत को हम पूरा करेंगे। एक बयान है तेजस्वी यादव का,
उस बयान को भी चाहेंगे कि वो सुने। वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने बयान दिया था और क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए और समझिए। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। और हमको आने में देर इसलिए हो गया क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी की कृपा थी, उनके वजह से हम आने में देर हो गए। अगर उनसे समझौता कर लो, उनसे हाथ मिला लो, तो आप राजा हरिश्चंद्र में गिने जाओगे, लेकिन उनके वादों को गिनाओगे, उनसे आप लड़ने का काम करोगे, देश को जोड़ने का काम करोगे। सांप्रदायिक शक्तियों के सामने अगर घुटना नहीं टेकोगे तो ईडी और सीबीआई जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, उनके सहयोग से आपको दबाने का कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पिता को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया, लेकिन हम लोगों ने झुकने का काम नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को देश बचाने का काम करना है, देश को जोड़ने का काम करना है। और मैं धन्यवाद देता हूं विशेष तौर पे ममता बनर्जी जी का कि आप भी यहां बंगाल में जिस प्रकार से कमान थामने का काम किया है, आपने भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। इसके लिए हम अपने तरफ से और अपने पिता की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। तो सुना आपने तेजस्वी यादव का वो भाषण जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं झुका नहीं, मतलब मैं नहीं झुका, मेरे पिताजी नहीं झुके और मैं डटकर हम लोग खड़े रहे और इसका नतीजा ये रहा कि मेरे पिता को जेल में डाल दिया गया। ये सारा साफ था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम वो लोग हैं जो सर ऊपर कर कर जीते हैं। तो इस तरीके का घटनाक्रम बिहार में भी हमने देखा था। और बिहार में जिस तरीके का एक दृश्य, और हम उसका जिक्र करेंगे कि कुछ दिन पहले अभी सुनील कुमार है, उनके घर छापा पड़ा था। जिस तरीके से वो छत से चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे हम सीबीआई के ऊपर केस कर देंगे, वो भी दृश्य किसी से अछूता नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक बार वो दृश्य को सामने पेश किया जाए। हो गए 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। कौन नहीं जानता है भाई हमारे बारे में? कोई चमारी करते हैं क्या? कौन है? मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह जो थ्रेट करके चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे तो डर के मारे आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है? सब राजनीतिक है। किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इन्फॉर्म किए कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। पॉलिटिकली लड़िए ना, लेकिन आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना 26 वर्षों से हम देख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जब सुनील कुमार के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी थी, उसके बाद वो छत से ही चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कह रही थी कि हम सीबीआई के ऊपर केस कर देंगे। हालांकि केस हुआ नहीं, मामला जो है वो फिर ठंडा हो गया। और फिर दूसरा आपने देखा, बयान दे रहे थे आरजेडी के जो नेता हैं, काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, मनोज कुमार जी। उन्होंने कहा कि ये पूरा खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी किया धरा है, सरकार उनके हिसाब से चल नहीं रही है और अब जो है वो गिराने के लिए अब इस कदम पर उतार रहा है। वो ऑपरेशन लोटस के तहत अंजाम दे रहे हैं कि इस सरकार को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाए। लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम मजबूत सिपाही हैं और मजबूती के साथ अपनी सरकार यानी कि आरजेडी के और जो जेडीयू है उसके साथ में हम खड़े रहेंगे। तो ये बिहार का दृश्य था। ऑपरेशन लोटस चला तो, लेकिन फेल हो गया। अब जिक्र करना चाहेंगे कांग्रेस का
क्योंकि बड़ी विपक्ष की भूमिका में और बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है, ये भी कहती है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ऑपरेशन लोटस के तहत जो है वो हमारे गोवा के विधायकों को खरीद लिया गया, हमसे छीन लिया गया। और ऑपरेशन लोटस के तहत ही जो है ईडी का डर दिखाया जा रहा है हमारे विधायकों को। विधायकों को तो छोड़िए, उन्होंने जिक्र किया कि ईडी का डर दिखाया जा रहा है राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को। एक दृश्य जो है, इस बात का भी हम जिक्र करना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले हमने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को भी देखा था, जिस तरीके से सोनिया गांधी को तलब किया गया था और पूछताछ का वो जो 1-2 दिन की जो पूछताछ चली थी, उस दौरान जो कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, उसमें भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। हालांकि बाद में सभी को रिहा कर दिया गया था और उस जो पूछताछ के बाद में जो कांग्रेसी नेता हैं उनके द्वारा कहा गया कि जांच एजेंसियों का डर दिखाकर जो है हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस वैसे तो अंदर खाने टूट रही है, लेकिन सच में कितनी मजबूत है ये भी एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच एजेंसियों की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन लोटस के तहत जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है और हमारे विधायकों को तो छोड़िए, हमारे जो बड़े नेता हैं जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी को भी बख्शा नहीं जा रहा। क्या कुछ कहा था उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। तो देखिए आपने कि किस तरीके से कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया गया और इसके आगे की घटना का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे जो विधायकों को हैं, जो बचे हुए हमारे विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो बात हम करते हैं कांग्रेस से लगाकर वो तमाम विपक्षी पार्टियां जिनका हम जिक्र अभी कर चुके हैं। पहले कांग्रेस का हमने जिक्र किया, हमने झारखंड सरकार का जिक्र किया, हमने कर्नाटक सरकार का जिक्र किया, हमने जो है झारखंड सरकार का जिक्र किया, हमने बिहार सरकार का जिक्र किया, हमने पश्चिम बंगाल सरकार का जिक्र किया और सब जगह से एक ही आवाज विपक्षी खेमे की तरफ से मजबूती से निकलती हुई दिख रही है। वो ये है कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस के तहत जो है वो काम किया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस के तहत हमारी सरकार की खरीद फरोख्त की जा रही है। अब इन सब में एक नाम और निकल कर आ रहा है, वो नाम ये है आम आदमी पार्टी का। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत कम समय पर अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की है और बड़ा साबित करने के लिए कुछ पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने फतह हासिल की है, वो भी अपने आप में एक जो मौजूदा सरकार है वो उसके लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी कई बार क्या कहें, हर 2 दिन में एक बार तो जिक्र कर ही देते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। हर 2 दिन में कहीं ना कहीं उनका ट्वीट आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको वो प्रेस वार्ता के दौरान या उसके बाद भी कहीं एक वो अगर बयान देते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र करता हुआ निकल आता है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। विपक्षी खेम जिनकी हम बात कर चुके हैं उनके द्वारा तो हो सकता है कि महीने 2 महीने में एक बार नाम लिया जाता हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ऐसे हैं जो हर एक बात को लेकर
इस बात का जिक्र करते हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमारी कामयाबी से डर रही है, हमारे ईमानदार, कट्टर ईमानदार जो हमारे राजनेता हैं उनकी प्रगति से डर रही है और उनको अब डर लगता है कि अगर विपक्ष में कोई मजबूत भूमिका निभा सकती है तो वो आम आदमी सरकार है, आम आदमी पार्टी है। तो उनको लगता है कि ऑपरेशन लोटस चलाएंगे और विधायकों को खरीद लेंगे। दो बार एक दृश्य हमारे सामने आया जब विश्वास मत उन्होंने पेश कर दिया, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी पेश किया। अभी कुछ दिनों पहले पंजाब में पेश कर दिया भगवंत मान सरकार ने, वहां पर भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि हमारे विधायकों को, जो हमारे 92 विधायक उनको खरीदने के लिए जो है खरीद फरोख्त की जा रही है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो विधायक वो कितनी मजबूती के साथ में खड़े हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं, चाहे कितने करोड़ों का ऑफर दे दो, चाहे कोई भी ऑपरेशन चला लो, चाहे वो लोटस चला लो, चाहे वो कमल चला लो, चाहे वो कुछ भी चला लो, लेकिन जो है हमारे विधायक हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। वो हमारे सच्चे ईमानदार, कट्टर ईमानदार सिपाही हैं, वो ऑपरेशन लोटस से डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल का एक बयान है, मैं चाहूंगा कि आप वो सुने। कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। तो अरविंद केजरीवाल कहते हुए सुने जा सकते हैं कि सत्येंद्र जैन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ये इनकी मानसिकता को दिखाता है और लगातार जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, इनको लेकर भी जो है शिकंजा कसता जा रहा है। और उन्होंने कहा है, हालांकि इस जो हमने बयान दिखाया उसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि फंसाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने एक ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि गिरफ्तारी के लेकर कई बार जो है उनके दफ्तर पर भी जो हमने छापे देखे थे और उनके घर पर भी छापे पड़े, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि इन छापों से हम नहीं डरेंगे और इस छापों में कुछ नहीं मिला, ये सिर्फ बेवजह के छापे हैं और जनता इस बात को समझ रही है। एक दूसरा बयान है, हम चाहेंगे कि वो बयान भी अरविंद केजरीवाल का सुने, जब उन्होंने दिल्ली विधानसभा से इन जांच एजेंसियों को लेकर, ऑपरेशन लोटस को लेकर क्या जो है आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई, शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी। सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के, जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं, वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं, भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है। वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है, आपने वेब सीरीज देखी होंगी, आजकल काफी आ रही हैं, जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न, सेम पैटर्न है। यही पैटर्न इन्होंने दिल्ली में किया कि सीबीआई ईडी भेजी, पहले सत्येंद्र के खिलाफ भेजी, फिर मनीष के खिलाफ भेजी। अब आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, सत्येंद्र वाला हाल कर देंगे, तुम्हारा मनीष वाला हाल कर देंगे। डरा के ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा, तो हम सीबीआई और ईडी से क्यों डरे? हम कहते हैं कर लो, हमें जेल जाने से डर नहीं। सारे इनमें आधे से ज़्यादा तो जेल जा चुके, तो कर लो, जो करना कर लो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो उद्बोधन था उनका, ये दिल्ली विधानसभा के दौरान का था। उन्होंने कहा था कि सीरियल किलर शहर में आ गया है और लगातार
जो है पार्टियों को धमकाते हुए, उनको तोड़ते हुए, उनको मरोड़ते हुए उनके विधायकों को जो है उनको उठाया जा रहा है और अपने साथ सम्मिलित किया जा रहा है, और जहां पर सरकारें जो हैं विपक्ष में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, उनको गिराया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है, वो डरने वाली नहीं है, वो लगातार मुंह तोड़ जवाब देगी और हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री ये कहना है अरविंद केजरीवाल का कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है जो हम डरे। सत्येंद्र जैन को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी कह रहे हैं, ये कहना उनका कि उनके खिलाफ जो है उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि उनकी याददाश्त चली गई, वो बात अलग की है। फिर जिक्र हुआ कि मनीष सिसोदिया के घर में छापे पड़े। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया के घर पर छापे पड़े, वहां से उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर अभी उन्होंने लेटेस्ट नाम लिया राघव चड्ढा का। उन्होंने कहा कि गुजरात का सह प्रभारी बना के उन्हें भेज दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। वो ये कह रही कि जिस तरीके से पंजाब चुनाव की बागडोर राघव चड्ढा ने संभाली थी, तो वहां पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से पंजाब में आई। अब उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाते हुए उन्हें गुजरात का सह प्रभारी बना दिया है। अब राघव चड्ढा के बढ़ते कद को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कोई ना कोई नया षड्यंत्र करके राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार कर लेगी। तो आम आदमी पार्टी के एक और भी हैं, नाम एक लोगों का और भी लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और विधायक हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को सीएम अरविंद केजरीवाल ने फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे आप विधायकों ने कहा कि वह आखिरी सांस तक केजरीवाल का साथ देंगे। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आज हुई बैठक में, मतलब कुछ दिनों पहले जो बैठक हुई थी, उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि 62 में से 53 विधायक मौजूद थे। अभी कुछ दिनों ये उस बात का जिक्र करते हुए ये बात कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ दिल्ली के जितने भी विधायक हैं उनकी एक बैठक हुई थी। उसमें 62 उनके विधायकों में से 53 विधायक जो है उपस्थित हुए थे। बाकी के जो विधायक थे वो उपस्थित नहीं हुए थे। और जब वो उपस्थित नहीं हुए तो वहां पर सिर्फ बड़ा शोर शराबा सुनाई देने को मिला था, मीडिया तक भी पहुंचा था कि बाकी के विधायक का संपर्क जो है वो अरविंद केजरीवाल तक नहीं हो पा रहा है और हो सकता है कि बीजेपी ने उन विधायकों को खरीद लिया। यहां तक बात कही गई थी, लेकिन फिर शाम होते होते बयान परिवर्तित हुए। फिर बयान में ये आया कि उन विधायकों ने भी संपर्क कर लिया है, वो अपने अपने काम से कहीं जो है दिल्ली से बाहर है, उनके फोन जो उस समय लग नहीं रहे थे उन सभी से बात हो गई और 62 में से 62 विधायक जो हैं वो दिल्ली सरकार के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे विधायक कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये कहना था अरविंद केजरीवाल का। इसके अलावा सीएम ने अन्य विधायकों से फोन पर बात भी की थी। ये भी आया कि जो विधायक जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था उन पे फोन पर बात की गई और वो विधायक हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा, यानी कि सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि बीजेपी वाले 20-20 करोड़ देकर 40 विधायकों को तोड़ना चाहते थे। सभी को उन्होंने आरोप लगा दिया कि 20-20 करोड़ रुपए दे रहे हैं और 62 में से 40 विधायक जो कह रहे हैं कि वो हमारे तरफ आ जाए तो दिल्ली में भी हम ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिरा दें और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे विधायक जो हैं, हमारे भरोसेमंद विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा था कि भाजपा के पास 800 करोड़ की ब्लैक मनी कहां से आई है, जो हमारे विधायकों को वो खरीद रहे हैं इस मनी के द्वारा। ये भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था क्या सीबीआई ईडी इसकी जांच करेगी। ये सौरभ भारद्वाज का कहना था कि जिस रकम से हमारे विधायक को वो खरीदने की बात कह रहे हैं, क्या ये रकम जो है वो भारतीय जनता पार्टी तक कैसे पहुंची? क्या ईडी सीबीआई इनकी जांच करेगी, इनके विधायकों की जांच करेगी कि इनके पास पैसे कहां से आ गए जो ये विधायकों को खरीद रहे हैं? सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक तोड़ने के लिए भाजपा ने ऑपरेशन लोटस का सहारा लिया था। कहा कि जिस भी विधायक को तोड़ना होता है उससे कहते हैं कि बाकी सभी विधायक आ गए हैं, बस तुम ही बचे हो। इसी तरीके से भाजपा ने खबर फैलाई कि सारे विधायक जो हैं 62 में से 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही वो भारतीय जनता पार्टी के दामन में आ सकते हैं। एक बयान है सौरभ भारद्वाज का, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था, हम चाहते हैं कि वो आप सुने। आज भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फेल किया। ऑपरेशन लोटस की फेलियर को मैं आज यहाँ पे अनाउंस करता हूँ, ऑपरेशन लोटस फेल। आज
हमारे इस मुख्यमंत्री जी के आवास में आपने देखा 53 विधायक मौजूद थे। 68 विधायक है, 62 विधायक है इस बार हमारे। 53 विधायक अंदर मौजूद थे। उसके अलावा स्पीकर साहब देश से बाहर गए हुए हैं टूर पे। मनीष सिसोदिया जी हिमाचल प्रदेश गए हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी विधायक हैं जैसे विनय मिश्रा, दिनेश मोहनिया, मुकेश अहलावत, गुलाब सिंह यादव, शिवचरण गोयल और अमानत, इन सबसे फोन पे लाउडस्पीकर पे लेके मुख्यमंत्री जी ने बात की। सभी विधायकों का कहना है, जब पूछा गया 12 विधायकों ने कहा कि हमसे भारतीय जनता पार्टी के किसी ना किसी आदमी ने संपर्क किया कि आप आम आदमी पार्टी तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। और आज सभी विधायकों ने कहा है कि हम सब लोग अपने आखिरी सांस तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। दिल्ली की सरकार स्थिर है। मैं आप लोगों को इसका यकीन दिलाना चाहता हूं। सरकार पे कोई खतरा नहीं है। और यहां फैसला लिया गया कि अभी हम सभी लोग महात्मा गांधी की समाधि पे लेके जाएंगे। हम सब लोग जाएंगे। लोगों ने यह भी कहा 20-20 करोड़ का ऑफर हमारे 40 विधायकों के ऊपर नजर लगा रखी थी। इन्होंने 40 विधायक तोड़ना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, 40 विधायकों का 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपया इनके पास कहां से आया? ये तो काला धन है। ये 800 करोड़ रुपया कहां छिपा के रखा है? क्या देश की सीबीआई, क्या देश की ईडी इसको ढूंढेगी, इनका पर्दाफाश करेगी? कल महाराष्ट्र के अंदर 50 खोखा की आवाज लगाई गई। इतना पैसा 1750 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? क्या ये ईडी ढूंढेगी? तो ये थे सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी जो है वो कहां से आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समय आने पर देश के सामने ऐसे सबूत रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आप और भाजपा के बीच काफी दिनों से घमासान भी चल रहा है। नई शराब आबकारी नीति में भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और वहां पर भी ऑपरेशन लोटस की बात कही गई। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में 19 अगस्त को दिल्ली में मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्ण के आवासों और 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। तब इस मामले ने और भी तूल पकड़ लिया था। तो लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और हर उस बात को जो है खंडन किया जा रहा है कि क्या वाकई में अल्पमत में सरकार आ गई थी दिल्ली सरकार। जैसा कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप कितना भी ऑपरेशन लोटस चला लो, आप पंजाब में चला लो, आप दिल्ली में चला लो, हमारे ये कट्टर ईमानदार जो हमारे सिपाही हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के जो झंडे के नीचे ही रहेंगे और लगातार उस झंडे को लेकर वो कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। एक बयान सौरभ भारद्वाज का और है, हम चाहेंगे कि वो फटाफट आप सुन लीजिए। हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए। आज हमारे 53 विधायक जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचे हैं। जो विधायक नहीं पहुँचे हैं उनसे भी फ़ोन पे संपर्क हुआ है और उन्होंने लाउडस्पीकर पे बताया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो झूठ भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी वो आज एक्सपोज हुई। और इनका जो ऑपरेशन लोटस था वो महाराष्ट्र में सफल हुआ, कर्नाटका में सफल हुआ, गोवा में सफल हुआ, मध्य प्रदेश में सफल हुआ, मगर ऑपरेशन लोटस दिल्ली में जो है फेल हो गया। और मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति है कि दूसरी बार ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ है। और जिस तरीके की अफवाहें ये लोग फैला रहे थे, हमें लगता है अभी हम गांधी जी की समाधि पे जाएंगे, गांधी जी के आगे प्रार्थना करेंगे, ध्यान लगाएंगे। गांधी जी ही हैं जो देश को ऑपरेशन लोटस से बचा सकते हैं। गांधी जी ने ही हमें अंग्रेजों से बचाया था, गांधी जी ही ऑपरेशन लोटस से बचाएंगे। वो कह रहे हैं गांधी जी ने ही अंग्रेजों से देश को बचाया था, गांधी जी ही हैं जो ऑपरेशन लोटस से बचाएंगे।
हम शांति के रास्ते पर चलने वाले सैनिक हैं, हम अहिंसा नहीं चाहते हैं और गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया है हम उस रास्ते पर चलेंगे और ऑपरेशन लोटस को लेकर हमारे पास सबूत है और समय आने पर हम भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, देश के सामने और सभी प्रमुख चैनलों पर भी आकर उन सबूतों को पेश करेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष का ये आरोप है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी सरकारों को तोड़ा जा रहा है, हमारे जो विचार हैं उनको मरोड़ा जा रहा है और हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, निश्चित ही ऑपरेशन लोटस के तहत किया जा रहा है। देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है, इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जो केंद्र की सरकार है, उसकी मंशा ठीक नहीं है। वो विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, वो विपक्ष के मुद्दों को खत्म करना चाहती है, वो विपक्ष का जो है गला घोटना चाहती है कि विपक्ष ही नहीं रहेगा तो चैलेंज कौन मुझे करेगा। तो कहने का मतलब यही है और आज के इस प्रोग्राम में ऑपरेशन लोटस का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि विपक्षी जो ये हमारा खास प्रोग्राम है विपक्ष की बात, तो इसमें हम उन मुद्दों को शामिल करते हैं जो विपक्ष के जुड़े हुए मुद्दे हैं, ताकि विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे जो आरोप है उनको भी निराधार साबित किया जा सके कि विपक्ष की आवाज जो है अब वो मंचों से उठाई जानी बंद की जा चुकी है। तो आज के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम के साथ में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।